हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। अब वक्त हो चुका है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल तक हम पढ़ रहे थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, जिसमें हमने लास्ट डे जो है वो कवर किए थे एमसीक्यूज ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, उसके साथ साथ अब हम क्या करने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि क्या कुछ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्ट्रैटेजी रहती है, उनमें किस तरीके की डिविजन्स होती हैं, उससे आगे आगे जो इवेंट्स किस तरह से होंगे, जिसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरी फेजेस भी आएंगे, एज वेल एज गांधीयन फेज भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये चैप्टर हमें आखिर कहाँ तक लेके जाने वाला है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हमें आखिर में भारत की आजादी तक ले जाने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टी। क्या ओल्डेस्ट है और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया की। ठीक है, उस टाइम पर सबसे पुरानी भी थी और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पार्टी रही। ठीक है, इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द कंट्री स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसकी वजह से आगे आने वाले समय में क्या होगा, भारत को अंग्रेजों से आजादी मिलेगी। ठीक है, अब बोल रहे द ओरिजिनल नेम ऑफ आईएनसी वाज इंडियन नेशनल यूनियन। आपको क्या याद रखना है कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है, क्या याद रखना है, इंडियन नेशनल यूनियन एक असली नाम जो है, ओरिजिनल नाम जो है वो किसका है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और ये इंडियन नेशनल यूनियन कब बनी थी? 1884 में। बाद में जाकर ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर क्या बन जाती है, फिर ये लेती है शेप आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसे फॉर्म किसने किया था? A.O. ह्यूम, हु वाज इंग्लिश सिविल रिटायर्ड थे और सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, कब? 1885 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की जाती है, ये आपको नोट रखना है। पहला सेशन जो है वो कहां पर होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? पहला सेशन जो है वो होता है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में। कहां पर होता है? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे का, वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ। होना असली में जो है वो कहां पर होना था, वो वाकई में होना था पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन वहां प्लेग आ जाता है, उस वजह से ये जो सेशन की जो प्लेस है वो चेंज कर दी जाती है। तो बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में ये सेशन कंडक्ट किया जाता है। अब वहां लीडर कौन थे? तो प्रेसिडेंट कौन थे पहले सेशन के? तो पहले सेशन के प्रेसिडेंट जो है कौन होते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनको WC बनर्जी के नाम से हम जानते हैं। पहला सेशन उसी साल हुआ 1885 में, जब इसकी फॉर्मेशन हुई। बात करें कि इसको कितने लोगों ने अटेंड किया था, तो 72 डेलीगेट्स ने पहला सेशन जो है उसको अटेंड किया था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखो, लॉर्ड डफरिन वॉज द वॉइसरॉय एट द टाइम। उस टाइम पर कौन वॉइसरॉय है? लॉर्ड डफरिन जो है वो उस टाइम पर वॉइसरॉय हुआ। एज वेल एज अगर हम बात करें मीटिंग्स की, तो एनुअल मीटिंग्स हुआ करती थी। क्या? पहले वो फॉर्मेशन हो गया 1885 में, उसके बाद हर साल जो है आईएनसी की दिसंबर महीने में हर साल जो है मीटिंग होगी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एनुअल मीटिंग। यानी एनुअल मीटिंग्स ऑफ आईएनसी स्टार्टेड फॉलोइंग द फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन के बाद इसकी एनुअल मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अब एक थ्योरी हमें पढ़ने में आती है, ये क्या है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी। इसमें क्या था कि कुछ इंडियंस का ये मानना था कि जो A.O. ह्यूम है, क्योंकि वो एक इंग्लिशमैन थे, ठीक है, उनका मानना था कि उन्होंने फॉर्मेशन की है आईएनसी की, इंटरनेशनल कांग्रेस की। तो कुछ इंडियंस का, जिसमें लाला लाजपत राय, आर.सी. दत्त और भी बहुत सारे लीडर्स होते हैं, उनका ये मानना होता है कि अंग्रेजों ने मिलकर जो है वो क्या बनाया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की है। अब बात करें कि फॉर्मेशन की क्यों है, तो उनका ये मानना है कि इसलिए की गई है ताकि वो हमारे बीच में आकर ये जान सके कि हम लोगों के मन में या हमारे अंदर जो है वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी या किस तरीके की प्लानिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स चल रही है। समझ रहे हो? इस चीज को, इस थ्योरी पर जो बिलीव करते हैं लाला लाजपत राय और बहुत सारे अदर लीडर्स, तो उनका यही मानना है कि भाई कांग्रेस जो है वो किसका, हम बोलेंगे कि किसका प्रोडक्ट है, कि कांग्रेस बनाया किसने है? बनाया है इंग्लिश ने। तो उनका ये मानना है कि इंग्लिश इसीलिए इसे बनाते हैं
ताकि वो हमारे अंदर का जान सके कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या कुछ जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। सो बिलीवर ऑफ थ्योरी वर लाला लाजपत राय, आरपी दत्त वगैरह, ये सब जो है इसके बिलीवर्स हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, ठीक है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सब लिखा है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस थे कांग्रेस के जो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है। पहला सेशन जो है देखो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है 1885 का। कौन सा? 1885 का। अब इस सेशन में क्या इंपॉर्टेंट था कि ये पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन था जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आईएनसी का। अब ये सेशन जो है वो कहाँ कंडक्ट किया जाता है? बॉम्बे में होता है। बॉम्बे में हुआ तो किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर हुआ? ये होता है डब्ल्यूसी बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप के अंडर, ठीक है। हाँ जी, तो किसकी प्रेसिडेंटशिप के अंडर होता है? डब्ल्यूसी बनर्जी की प्रेसिडेंटशिप के अंदर। और हम बात करें तो ये पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है, ठीक है। फर्स्ट सेशन में कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। नेक्स्ट सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 1886 में कंडक्ट हुआ, कलकत्ता में होता है, कैलकाटा जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर कौन थे? दादाबाई नारोजी, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एज वेल एज इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, कौन सी? ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, पता है ना आपको, ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने दी थी? दादाबाई नारोजी, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। दादाबाई नारोजी इसकी जो है इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी। अब इन्होंने प्रेसिडेंटशिप होल्ड की 1886 में कांग्रेस की। और देखिए इनके बारे में फैक्ट, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस 3 टाइम्स। कितनी बार? इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 बार प्रेसिडेंट किया, यानी 3 बार ये प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। देयर आफ्टर 1887 में मद्रास में होता है ये सेशन। और वहां पर कौन थे? बदरुद्दीन तयाबजी। बदरुद्दीन तयाबजी जो है वो पहले मुस्लिम होते हैं, फर्स्ट मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। फर्स्ट मुस्लिम जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ये कौन है? बदरुद्दीन तयाबजी। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ पूछा गया है? यूपीएससी में, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रही हूँ। देर आफ्टर 1888 में इलाहाबाद में ये सेशन होता है। और वहां कौन जो है प्रेसिडेंट होते हैं? जॉर्ज यून। ये फर्स्ट इंग्लिशमैन थे जो क्या बनते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ये क्या है? फर्स्ट इंग्लिशमैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देर आफ्टर 1917 वहां पर कलकत्ता में होता है 1917 वाला। और यहाँ पे एनी बेसेंट होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2013 एज वेल एज 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर जो एनी बेसेंट है ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट सेशन है हमारे लिए याद रखना, वो है 1924 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें देखेंगे हम, उसमें ये सेशन जो है वो कहाँ कंडक्ट किया जाता है? बेलगाम में कंडक्ट किया जाता है। और महात्मा गांधी जो है वो उनकी प्रेसिडेंटशिप में के अंडर जो है ये वाला सेशन कंडक्ट होता है बेलगाम में। प्रेजाइडेड ओनली 1 सेशन। महात्मा गांधी ने अभी जो महात्मा गांधी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिर्फ एक ही सेशन जो है उसे प्रेजाइड करते हैं। और वो कौन सा था? वो था बेलगाम का सेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पेपर में पूछा जाता है। मैंने ये मैप प्रोवाइड किया, आप इसमें क्या देख सकते हैं कि जो जो तमाम सेशंस हुए हैं आईएनसी के, उनकी लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुए, ठीक है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर जगह आपको बताई गई है। आईएनसी सेशन प्रिजाइडेड बाय इंडियंस, ये कौन से वाले हैं? जो इस कलर में लिखे गए हैं वो इंडियंस के द्वारा प्रिजाइडेड किए गए हैं। और जहां पर फॉरेनर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट रहे हैं तो उसका कलर ब्लू है, आप देख सकते हो 1894 का, 1889 का, वो सब, ठीक है। स्पेशल सेशन जो अगर कोई हुआ है तो वो रेड कलर में 1920 का, 1923 का। एंड लोकेशंस मार्क हैं, तो आपने इस पीडीएफ में इनको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं, जिसमें 1890 में क्या होता है? कदम्बनी गोंगली, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1890 में कदम्बनी गोंगली जो है वो पहली वुमेन ग्रेजुएट होती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की, जो कांग्रेस सेशन को एड्रेस करती है। क्या करती है? कांग्रेस सेशन को एड्रेस करने वाली फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी वाज कदम्बनी गोंगली इन 1890, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मदन मोहन मालवीय जो है वो प्रिजाइडेड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, समझ रहे हो?
मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अगर किसी ने प्रिजाइड किया है, जो प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो कौन है? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, कितनी बार रहे हैं ये याद रखना है। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय की, तो ये कितनी बार रही हैं? 4 बार रही हैं। ठीक है, 1909 में, 1918 में, 1930 में एंड 1932 में, आपने ये याद रखनी है। उसके बाद महात्मा गांधी जो हैं, ये डिस्क्रिप्शन इनकी ही है, मदन मोहन मालवीय की। महात्मा गांधी इनके बारे में क्या बोलते हैं? ही इज रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय के बारे में क्या बोल रहे हैं? कि ये मेकर है मॉडर्न इंडिया के। ठीक है, उसके बाद 1934 में मदन मोहन मालवीय और कांग्रेस, हम बोलेंगे मदन मोहन मालवीय विद MS आने के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। समझ रहे? मदन मोहन मालवीय एज वेल एज MS आने मिलकर क्या बनाते हैं 1934 में? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कंपैरिजन बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। देखो, कांग्रेस जो थी ना, पहले तो सब कुछ ठीक था कि कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट होती है ये सब, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कांग्रेस जो है बाद में इसका डिवीजन हो जाएगा। वो डिवीजन होगा कैसे, वो हम आगे आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि उसमें आपको पता है कि 3 फेजेस होते हैं। एक फेज में आएगा मॉडरेट्स, दूसरे में एक्सट्रीमिस्ट होंगे, और तीसरे में गांधीयन फेज होगा, जिसमें गांधी जी की एंट्री होगी, और गांधी जी जो है अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के थ्रू, डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू जो है इंडिया को आजादी दिलवाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो डिवीजन हुआ था कांग्रेस का, समझ रहे हो? 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, जिसमें कांग्रेस जो है वो डिवाइड हो जाती है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। सो मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। ठीक है, वो अलग सोचते थे, ये अलग सोचते थे। अब इनके बीच में क्या हो गया? बाइफर्केशन हो जाएगा। सो हम पहले क्या पढ़ेंगे कि इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्या एम था दोनों का, क्या कुछ ये चाहते थे, क्या कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्या कुछ अचीवमेंट था इन दोनों का, वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, देखो पहला बेस क्या है, हम पहले फेज देखें तो 1 सेकेंड, देखो 1885 से 1905 तक कौन होगा? मॉडरेट्स का टाइम पीरियड है। उसके बाद 1905 जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है टिल हम बोलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक कौन चलेगा? एक्सट्रीमिस्ट का फेज चलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें मॉडरेट्स की पहले, तो एम क्या है मॉडरेट्स का? मॉडरेट्स चाहते थे कि हमें जो है चाहे ब्रिटिश रूल यहाँ पर रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए वहां पर? हमें सिर्फ और सिर्फ हम बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में और कॉन्स्टिट्यूशन में तुम रिफॉर्म्स कर दो, हमारे लिए इतना काफी है। कौन कहते हैं? मॉडरेट्स कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो इनका क्या था कि हमें तो स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज, सेल्फ रूल। हमें अपना देश में अपना राज चाहिए, अपना रूल चाहिए, तुम्हारा रूल नहीं चाहिए। ठीक है, सेकेंडली ये मॉडरेट जो है वांटेड मोर इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉट टू एंड द ब्रिटिश रूल, की कोई बात नहीं, ब्रिटिश रूल नहीं खत्म हो रहा है, इट्स ओके, बट हमें क्या चाहिए? हमें अपने इंडियंस की पार्टिसिपेशन चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप हमारे में से कुछ जो है कुछ लोगों को चुन लो और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दे दो, हमारे लिए ये काफी है। तो यानी हम आपके फ्लैगशिप के अंडर रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी, तो वांटेड टू एंड द टायरनी रूल ऑफ ब्रिटिश। ये ब्रिटिश की टायरनी जो है, ब्रिटिश का जो एरिस्टोक्रेटिक रूल है, उसको खत्म करना चाहते हैं कि तुमने जो ये टायरनी मचा के रखी हुई है, इसको तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, वी कांट टॉलरेट इट। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडरेट्स का मानना है दे वर सेक्युलर इन देयर एटीट्यूड्स, दो नॉट ऑलवेज फोर्थराइट इनफ टू राइज अबव देयर सेक्टेरियन इंटरेस्ट, दे न्यू द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश। मॉडरेट्स जो है ऐसे वो बड़े सेक्युलर बनते हैं, बेशक वो अपनी सेक्ट से ज्यादा जो है वो नहीं सोचते हैं, अपनी सेक्टेरियन नेचर जो इनका है उससे ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन फिर भी ये सेक्युलर इन नेचर है। तो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ब्रिटिशर्स रह रहे हैं तो इट्स ओके, बट हमें क्या चाहिए? हमें मतलब पीसफुल तरीके से जो है, अब रूल भी नहीं कहेंगे, हमें पीसफुल तरीके से, बस एक वो होता है ना कि हमें बस इतनी सी जगह चाहिए, हमें उसके अलावा नहीं चाहिए, तो हमें इतना मिल जाएगा तो इट इज मोर देन इनफ। ये किसके लिए? मॉडरेट्स के लिए। उन्हें ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के बारे में पता था, हार्श नेचर के बारे में पता था, पर फिर भी वो रिफॉर्म्स चाहते थे। दे जस्ट वांटेड रिफॉर्म्स, नथिंग एल्स। ठीक है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं चाहते। ठीक है, चलिए, ये क्या है? इनका एम है।
कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनके ख्वाब हैं, क्या उनकी एम्बिशंस हैं। अब हम बात करेंगे आइडियोलॉजी की। तो देखें मॉडरेट्स की क्या आइडियोलॉजी है। मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी है कि हमें क्या करना है, पीसफुल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, सब कुछ पीसफुल तरीके से होना चाहिए। तो हमें इस तरीके से रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकी एक्सट्रीमिस्ट की, तो ये अपनी अप्रोच में रेडिकल थे। क्या थे? रेडिकल थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट थे। डिमांड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट वर एग्रेसिव, इनकी डिमांड्स तो बड़ी एग्रेसिव थी, हमें चाहिए तो चाहिए, ठीक है। मॉडरेट्स की बात करें, दे हैड ग्रेट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। इनको ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में बिलीव था कि अगर ब्रिटिशर्स हैं वो करेंगे कुछ तो अच्छा ही करेंगे, सो वी विल टॉलरेट इट, वो अच्छा करेंगे, हमें इतना भरोसा है उन पर, ठीक है। पता नहीं कैसे इतना भरोसा था, बट था इनको, ठीक है। लेकिन बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो दे बिलीव इन द आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस एज अ वेपन अगेंस्ट डोमिनेशन। वो मानते थे कि हमें खुद पर आत्मनिर्भर, जो आज आत्मनिर्भर भारत के बारे में आप पढ़ते हैं, उस टाइम पर एक्सट्रीमिस्ट क्या चाह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट ये सोच रख रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर होना है, वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट सो दैट वी कांट बी डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। सो हम इसलिए उन पे डिपेंड भी नहीं होना चाहते। जब डिपेंड नहीं होंगे तो कैसे उनका रूल चलेगा, उनका रूल रखना ही नहीं है, उनकी टायरनी को खत्म करना है, हमें सिर्फ अपना रूल चाहिए। वी वांट स्वराज। अगर मैं आपसे पूछूं स्वराज, स्वदेश, ये जो टर्म्स हैं ये किसने कॉइन की थी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है वो पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट, दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर्स। जो वेस्टर्न फिलोसफर्स है लाइक मिल, बेंथम, स्पेंसर, ठीक है, इस तरीके के जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, उनकी आइडियोलॉजी से कौन बहुत ज्यादा प्रेरित है? बहुत ज्यादा प्रेरित है उनसे मॉडरेट्स, ठीक है। मॉडरेट्स इम्बाइब वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, इक्विटी एंड फ्रीडम। वो जो लिबरलिज्म के आइडियाज होते हैं, लिबरलिज्म मतलब लिबर्टी, आजादी वाला जो एक ख्याल होता है, ओपन माइंडेडनेस जो होती है, एज वेल एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, ठीक है। उसमें इक्विटी, बराबर समानता में, एज वेल एज फ्रीडम, आजादी में उनको बहुत यकीन है। यानी आज आकर उनको वो बहुत इन चीजों से प्रेरित हैं, तो वो सेकुलर भी नेचर में है, तो इट मीन्स उनको इतना ज्यादा चुभ नहीं रहा है ब्रिटिश रूल। वो सिर्फ चाहते हैं तो क्या कि हमें कुछ रिफॉर्म्स करके हमें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट दे दिया जाए, हमारे लिए इतना काफी है। और जब आप समझ रहे हो एक्सट्रीमिस्ट का, तो आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन वाज इंडियन हिस्ट्री। देखो कितना फर्क है ना, इनकी आइडियोलॉजिकल जो एस्पिरेशन है, इंस्पायरेशन जो इनकी है, वो एस्पायरेशन नहीं सॉरी इंस्पिरेशन जो है, ये प्रेरणा अगर किसी चीज से ले रहे हैं तो ये बाहर के ऑथर्स या फिलोसोफर से नहीं ले रहे, ये इंस्पिरेशन प्रेरणा ले रहे हैं तो अपने देश से ले रहे हैं, अपने कल्चर से, अपनी आर्ट से, अपनी हिस्ट्री से ले रहे हैं। देखो इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन कल्चर, इंडियन हेरिटेज, नेशनल एजुकेशन, हिंदू ट्रेडिशनल सिंबल्स, यानी हमारी जो चीज अपनी चीज होती है ना, उससे इंस्पायर होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हर किसी का व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, बट अपनी चीज से प्रेरणा लेना वो बहुत बड़ी बात होती है। सो इन्होंने अपने देश से, पर्टिकुलरली अपने देश से जो है वो बहुत ज्यादा प्रेरणा ली। Hence they revived the गणपति and शिवाजी festivals to arouse the masses। उन्होंने क्या किया, गणपति और शिवाजी फेस्टिवल्स को मनाना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। क्योंकि आपको पता है जब आप कुछ धर्म के प्रति करते हो, आप कुछ एक पर्टिकुलर रीजन के प्रति करते हो, सो उससे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स के, ठीक है। तो अब यहाँ क्या किया इन्होंने कि भाई देश में कुछ फेस्टिवल जो है उनको चला दिया, साथ साथ कुछ और रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। तो एक लोगों की खुशी के लिए, लोगों को अराउज करने के लिए कुछ तो पहले करना पड़ेगा ना, तो ये किसने किया, ये एक्सट्रीमिस्ट ने किया, ठीक है। नेक्स्ट, they wanted to inculcate pride in India's glorious culture to generate the spirit of nationalism। नेशनलिज्म की स्पिरिट को जगाने के लिए इन्होंने क्या किया, वही भारत का जो ग्लोरियस कल्चर था उसको क्या करना शुरू कर दिया, उससे प्राइड लेना शुरू कर दिया कि हाँ हमारा ये कल्चर था, हम किसी के सामने झुक नहीं सकते, सो कॉल्ड, ठीक है, जो सब है। They invoked goddesses काली और दुर्गा for strength to fight for the motherland, guided by 4 principles। आपको ये याद रखने हैं, 4 प्रिंसिपल क्या है, स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड नेशनल। स्वराज हमें सेल्फ रूल चाहिए, स्वदेश हमें अपना देश चाहिए, ठीक है। बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन टू मेक द इंडियन अवेयर। अगर इंडियन को अवेयर करना है, अगर भारतीयों को अवेयर करना है इस चीज के बारे में कि तुम पर कोई रूल कर रहा है, तुम पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा,
उसे बाइकआउट करना होगा फॉरेन गुड्स का। हम बाहर की चीजें खरीदते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम तो दबे जा रहे हैं ना, हमें अपने देश की चीज का इस्तेमाल करना होगा। ये कौन बोल रहा है, एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे हैं। अब दूसरी चीजें क्या बोल रहे हैं कि अगर इंडियंस को अवेयर करना है तो बेस्ट मीडियम क्या हो सकता है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो लिटरेसी देखने को मिल रही थी। दैट्स वाई क्या था कि लोग अनअवेयर थे। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे उसमें उनमें इतनी नॉलेज ही नहीं होगी। जब इतनी नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आप जब पढ़े लिखे होते हैं तो आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आप एजुकेट नहीं है, तो आपको अपने राइट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती। और ये काम कौन कर रहा है, ये काम कर रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट। नेक्स्ट, इनकी मेथोडोलॉजी की बात कर लें तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं, 3P मॉडल जो है वो फॉलो किया। पिटीशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। क्योंकि पीसफुल तरीके से मांगते हैं जो भी मांगते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मांगते हैं जो भी मांगते हैं। पिटीशन की, ठीक है, प्रेयर की, प्रोटेस्ट किया, पर पीसफुल तरीके से किया। और इन्होंने मिलिटेंट मेथड्स को अपना लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, मिलिटेंट मेथड्स को अपना लिया। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ आत्मशक्ति और सेल्फ रिलायंस एज ए वेपन अगेंस्ट डोमिनेशन। यानी इन्होंने आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस को बहुत ज्यादा तवज्जो दी, एज वेल एज कुछ ऐसे रेडिकल अप्रोचेस अपना लिए कि हमें एकदम से ब्रिटिशर्स को यहाँ से उखाड़ फेंकना है, ठीक है, हमें पीसफुल तरीके से नहीं चाहिए, हमें जल्दी चाहिए, बहुत टाइम लगा कर नहीं चाहिए, ठीक है। जो कौन नहीं मानता था, जो मॉडरेट्स नहीं मानते थे। और इन्होंने कॉपरेशन और रिकंसिलिएशन सब कुछ मांगना, कोई बात नहीं, हम आपसे ये मांग रहे हैं, आप अगर हमें दे दें तो वेल एंड गुड है, कॉपरेशन से चलेगा सब कुछ। रिकंसिलिएशन, अगर कोई बात नहीं मांग रहे तो रिकंसिलिएशन कर, ठीक है। दे एडवोकेटेड डेमोक्रेसी। इन्होंने नॉन कॉपरेशन का मेथड भी अपनाया थ्रू द बाइकआउट ऑफ डिफरेंट गुड्स। जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको नहीं अपनाकर नॉन कॉपरेशन मतलब असहयोग का आंदोलन जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। दे ऑल्सो एडवोकेटेड डेमोक्रेसी। इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में एडवोकेसी की, वकालत की, हाँ डेमोक्रेसी सही है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, प्रोग्रेस, सब चीजों के बारे में, ठीक है। लीडर्स कौन कौन थे तो आप देख सकते हैं ये तमाम लीडर्स हैं, जिसमें A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। बात करें एक्सट्रीमिस्ट की तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं, लाल, बाल और पाल। लाल, बाल, पाल जो है इनको जाना जाता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम पर। साथ ही साथ कौन कौन है यहाँ पर हम बात करेंगे, अश्विनी कुमार दत्तन एटसेट्रा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सोशल सपोर्ट की, कि इनको किसकी सोशल सपोर्ट थी। समाज अगर किसी को सपोर्ट थी, किसी की सपोर्ट थी तो किसकी थी, इनको जमींदारों की भी थी, अपर मिडिल क्लास के लोगों की भी थी, ठीक है। जमींदार और अपर मिडिल क्लास किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मॉडरेट्स को। जब हम बात करें एक्सट्रीमिस्ट की तो एजुकेशन का प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है, एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं। तो इनको एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, एज वेल एज इनको जो लोअर मिडिल क्लास होती है टाउन की, लोअर वाली, वो भी इनको सपोर्ट करती है, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। ब्रिटिश इतने सारे टैक्सेस लगाते थे, बहुत सारी एट्रोसिटीज करते थे, तो ये बहुत ज्यादा परेशान थे। दैट्स व्हाई दे सपोर्टेड द एक्सट्रीमिस्ट। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। जो भी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जो है, यानी ब्रिटिशर्स ने जो इंपीरियलिज्म की, कॉलोनीज की जो पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, उसका बहुत बेहतर तरीके से जो इन्होंने क्रिटिक किया, बहुत ज्यादा निंदा की, इकोनॉमिक क्रिटिक किया स्पेशली। कौन सा इकोनॉमिक क्रिटिक, मतलब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपना रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, अपना बोलेंगे कि अपना ही कंट्री की प्रोपेगेंडा जो है वो बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, अपनी कंट्री की पॉलिसी जो है कॉलोनीज के थ्रू बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इनको तो नुकसान हो रहा है ना, इकोनॉमी जो है वो लॉस में जा रही है, किसकी, इंडियंस की। ड्रेन ऑफ वेल्थ कॉज कर रहे हैं, सारा पैसा भागकर तो इंग्लैंड में जा रहा है, वहां से यहाँ से सस्ते में सामान लेकर वहां पे बनाकर यहाँ पे महंगे में बेचा जा रहा है। नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है, इनका हो रहा है। तो इस चीज के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जब हम बात इनकी करें तो ये स्वराज की डिमांड करते हैं, मास मूवमेंट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और नेशनल एजुकेशन को बहुत ज्यादा स्प्रेड करने में इनकी हम बोलेंगे कि बहुत ज्यादा इनका योगदान है। आगे भी कुछ तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस है एज वेल एज अचीवमेंट्स हैं, वो हम आने वाले लेक्चर में कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड।